जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी का स्वागत है आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हो। इसमें आमतौर पर प्राचीन बौद्ध गुफाएं, प्राचीन बौद्ध स्तूपों की जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और पिछला भी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगर आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखें। वह था तळजा प्राचीन बौद्ध गुफाओं का वीडियो, जो कि तळजा यह जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं है यह भावनगर में स्थित है। ज़रूर देखें। आज का यह जो वीडियो है, आज का यह वीडियो हम जाने वाले हैं साणा वाक्या यहाँ पर, जो कि गिर सोमनाथ जो डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर आता है और ऊना तहसील में आता है। वहाँ पर साणा वाक्या नाम का गाँव है। यहाँ पर साणा यह जो प्राचीन बौद्ध गुफाएँ है यह स्थित है। यहाँ पर जो 62 प्राचीन बौद्ध गुफाओं का एक समूह है, अधिक भी हो सकता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सी मिट्टी जम चुकी है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी यहाँ की प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं। जिस प्रकार महाराष्ट्र की प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण हुआ है, ठीक उसी प्रकार गुजरात में की प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण हुआ है। इस साणा वाक्या यहाँ पर जो साणा प्राचीन बौद्ध गुफाएँ हैं, यहाँ पर महाराष्ट्र के जैसा प्राचीन बौद्ध स्तूप, प्राचीन चैत्य निर्माण किया गया है और उसी प्रकार की शैली यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। और इन गुफाओं का निर्माण ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में किया गया है। दूसरी शताब्दी से लेकर ईस्वी दूसरी शताब्दी तक यह काम हुआ है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा यह वीडियो है। आपसे अनुरोध है इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस चैनल की यह जो महत्वपूर्ण जानकारी है यह अन्य लोगों तक प्राप्त हो। तो चलिए यह वीडियो हम शुरू करते हैं। यह वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, ये जो साणा है, यहाँ पर साणा इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में भी अतिक्रमण हुआ है। अतिक्रमण महाराष्ट्र की भी प्राचीन बौद्ध गुफाओं में हुआ है। ठीक उसी प्रकार देश भर की तमाम प्राचीन बौद्ध गुफाओं में अतिक्रमण हुआ है। महाराष्ट्र में अलग अलग प्रकार के जो देवी देवता यहाँ पर प्राचीन बौद्ध गुफाओं में बिठाए हुए दिखाई देते, और साथ ही साथ गुजरात में इनकी स्थापना इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में हुई और वहाँ पर एक उसको मंदिर का स्वरूप दिया गया। चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। हम आए हुए हैं साणा की प्राचीन बौद्ध गुफाओं के पास, जो कि है गिर सोमनाथ जिले में। कि ये जो साणा नाम की प्राचीन बौद्ध गुफा है, इनकी जानकारी हम लेने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिग्नेश चौड़ा सर, ये यहाँ के स्थानिक है। तो इनसे हम इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं की जानकारी लेने वाले। शुरुआत में हम यहाँ का जो एक आर्कियोलॉजी विभाग का बोर्ड है वह देखेंगे। यहाँ पर जानकारी दी गई इस गुफा के बारे में। यहाँ पर एक चैत्य का, यहाँ पर आप देख सकते हो, एक स्ट्रक्चर बनाया गया है चैत्य विहार का, और साथ ही में यहाँ पर लिखा है रेलिंग्स ऑफ बुद्धिस्ट पास्ट। यहाँ पर इसकी जानकारी दी गई है कि कब की वो गुफाएं बनाई गई है और कितनी गुफाएं। तो हम यहाँ सबसे पहले जिग्नेश सर से जानकारी देंगे। यहाँ पे देखो, ये सामने 2 पहाड़ी, पीछे 1 पहाड़ी और 2 ये पहाड़ी, इसे टोटल 5 पहाड़ी में गुफाएं, स्तूप, चैत्य और सभा मंडप सभी है। ये पीछे की पहाड़ी है, टोटल 5 या 6 पहाड़ी में स्तूप है। लेकिन यहाँ के आगे 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर लोअर गांव है, वहाँ पे भी ये भी इसी तरह की बौद्ध गुफाएं हैं। और ये जो गुफाएं हैं, इन गुफाओं का निर्माण कौन से काल में हुआ, मतलब कौन से राजाओं ने किया होगा आपके? तो इस गुफा का निर्माण तो ज़्यादातर ऐसा सोचते हैं कि सम्राट अशोक ने किया, उसी काल में गए। लेकिन अशोक का क्या है कि वो किसी भी एक राजधानी में राज करता था। यहाँ पे जो राजा रहते तो उसका क्या खांडी राज्य, उसको सूबा बोलते, सामंत बोलते, तो इसी तरह से वो राज करते थे। तो यहाँ के नज़दीकी जो राजा थे, तो उस राजा ने इस पहाड़ी में सबका गुफा का निर्माण किया है। और यहाँ की विशेष गुफाएं कौन सी है? विशेष गुफा यहाँ पे जो ऊपर जाओगे तो यहाँ पे लिखा है कि यह बौद्ध स्तूप, ये सभा मंडप, ये सब आर्कियोलॉजी विभाग द्वारा लगाए गए काम? नहीं, ये आर्कियोलॉजी विभाग द्वारा यहीं पे एक ही बोर्ड लगाया गया और कुछ बोर्ड नहीं है। लेकिन ये सब पहाड़ियाँ और ये सब गुफा इसके अंदर में। हम कौन सी जानकारी लेंगे? सबसे पहले हम धम्मखंड की जानकारी लेंगे। यहाँ का जो धम्मखंड है वो देखेंगे, उसकी जानकारी लेंगे कैसा है यहाँ का धम्मखंड। सानी सानी सा बाबा गरी मगसा, सानी सानी सा बाबा गरी मगसा।
बोर्ड देखा हमने, ये ईस्वी पूर्व दूसरी शताब्दी के दौर से लेकर दूसरी शताब्दी के दौर तक यहाँ पर जो स्वदेश दर्शन वाला जो थर्ड पार्टी ने कहा, जो गुजरात टूरिज़्म के माध्यम से वो लोग जो प्रमोट कर रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने ये जानकारी दी। और साथ ही साथ आर्कियोलॉजी विभाग ये कहता है कि ईसा पूर्व पहली शताब्दी से लेकर पहली शताब्दी तक इन गुफाओं का निर्माण कार्य हुआ है। सर, ये जो अभी जानकारी मिली है, इसमें से हम कौन सी जानकारी को सच माने और कौन सा कालखंड या फिर हम कौन से डायनेस्टी थी, यानी कि कौन से शासक थे, इसके ऊपर कैसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं? अभी इस तरह से अंदाज़ा लगाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन जब उत्खनन होता है तो सिक्के, प्रमाण, अभिलेख जो मिलते हैं उससे कभी कभी अलग अलग इतिहासकार अपना तगाजा लगाते हैं। लेकिन हम जो जाए तो सम्राट अशोक थे, तो सम्राट अशोक के जो बाद में जो गुजरात में जो बुद्धिज़्म फैला, तो वहीं की ये गुफा है और हम ऐसा मानते हैं कि वहीं से ये शुरू हुआ और एक गुफा काल का सब निर्माण सम्राट अशोक के काल में ही हुआ है। कि ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी के दौर से इन गुफाओं का निर्माण हुआ है। इसमें क्या है कि ये सब गुफाएं है जो सम्राट अशोक के काल में बनी है और वो सब बौद्ध गुफा, तो सभी बौद्ध गुफा का स्ट्रक्चर और धर्मखंड एक ही जैसा है। तो अब उस काल से मान सकते हैं कि ये अशोक के काल का है और उस समय में बना है। देखो अभी आप कैमरा इस तरह घुमाओ तो अभी एक देखोगे तो बहुत बड़ा एक धर्मखंड है। तो यहाँ पे क्या खुले में कई सालों पहले जब यह धर्मखंड बना होगा तो सामने देखो यहाँ पे गुमटी है, वहाँ जो स्ट्रीट लाइट है वहाँ एक बहुत बड़ा बोधि वृक्ष होगा, पीपल का पेड़ होगा। तो सभी धर्मखंड के सामने पीपल का पेड़ रहता है, बोधि वृक्ष रहता है, जो हम उसको बोधि वृक्ष, और दोनों साइड में ऐसी छोटी छोटी गुफाएं रहती है, छोटी छोटी गुफा इस साइड में। पानी के कुएं भी रहते हैं, पानी के कुएं भी रहते हैं। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे एक पोल खड़ा था, एक खंभा खड़ा था, लेकिन अभी उसके अस्तित्व ही है। ऊपर से देखोगे तो खंभा पूरा तरह से किस खंभे किस की तरह टूट गए हैं, वो खंभा रिपेयर किया गया हो, और ये खंभा है ये थोड़ा ओरिजिनल है। बाकी ये दो खंभे के बाद के स्थापित सभी खंभे टूट गए, चौकोनी खंभे हैं। हाँ, तो और यहाँ का पत्थर देखिए बहुत नुकीला है। हाँ। और पत्थर नुकीला होने के कारण ये ढह चुका है। अगर पत्थर सही होता तो ये जो अब स्तंभ देख पा रहे हो ये वैसा का वैसा रहता। अब देखिए पत्थर को देखिए, अलग अलग पत्थर में भी मतलब ये जो पत्थर बना हुआ है अलग अलग इससे बना हुआ है, मतलब अलग अलग भाग है, अलग अलग धातुओं से अलग अलग रचनाओं से बना है। तो इसमें मैग्नेट की जो मात्रा है वो ज़्यादा काफ़ी है। मैग्नेट की होगी, आयरन की मात्रा होगी, कॉपर की मात्रा होगी तो पत्थर क्या थोड़ा ग्रीन सा हो जाएगा, और आयरन की मात्रा होगी तो पत्थर क्या लाल सा हो जाए। देखिए ये पत्थर है तो इसमें मेटल का भाग ज़्यादा है। इस तरह से पानी गिरेगा तो मेटल का क्या हो, जंग लग जाएगा और पत्थर खराब हो जाएंगे। और उसी के साथ साथ आपको यह जानकारी दे दूं, ये जो गुफाएं है महाराष्ट्र की गुफाओं से मिलती जुलती है, क्योंकि ये जो गुफाएं हैं इनका निर्माण आमतौर पर सिल्क रूट पर किया गया, यानी कि एक प्राचीन व्यापारी मार्ग पर किया गया। और जो प्राचीन काल में जो व्यापारी आते थे, यहाँ का जो सबसे बड़ा बंदर है हमारे देश में का सोपारा, ये जो बंदर है वो महाराष्ट्र में आता है। महाराष्ट्र के मुंबई यहाँ पर वो स्थित है। वहीं से भरूच या जो इनका क्षेत्र है गुजरात को जोड़ने वाला, वहाँ पर आता है। और भरूच से आगे या फिर बीच में से भी एक रास्ता आया हुआ है, सूरत से डायरेक्टली यहाँ पर आता है सौराष्ट्र में रास्ता, या फिर मुंबई से सोपारा यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पर एक रूट आता है, जो कि ये गुफाएँ है, तळजा की गुफा या साना की गुफा, इसको आगे जोड़े हुए यह एक रूट है। और इसी रूट पर यह गुफाएं निर्माण हुए। और जो कारागिर थे, मतलब वो महाराष्ट्र के कारागिर और यहाँ के कारागिर एक ही हो सकते, या फिर वो ही आगे बढ़ते गए होंगे, या वहाँ से यहाँ आए होंगे, या फिर यहाँ से वो आगे बढ़ते गए होंगे, या फिर आगे जाके पहले बिहार यहाँ पर टेस्टिंग हुई, बिहार के बाद में अलग अलग रूट द्वारा वो अलग अलग हिस्से में आए। वो इस गुफा से, और आपने बोलते इस अंदाज़ा लगा सकते महाराष्ट्र में जो गुफाएं हैं, जो अजंता केव्स है, इलोरा केव्स है, पाटजे केव्स है, तो वो सब क्या सभी प्रशिक्षण केंद्र थी। तो ये भी एक प्रकार का प्रशिक्षण केंद्र है। तो एक दूसरे के कांटेक्ट में बुद्धिज्म और प्रशिक्षण केंद्र थे, एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे। वो भिक्षु क्या घूमते घूमते यहाँ पे आके, यहाँ के भिक्षु घूमते घूमते वहाँ पे जाए। हाँ, तो ये सब एक है। देखिए यहाँ एक बहुत बड़ा खंड है, तो यहाँ डेली टू डेली अभी क्या है कि विपश्यना केंद्र काफ़ी खुल गए हैं। हाँ। तो विपश्यना पहले तो क्या गुफाओं में हुआ करती थी, तो यहाँ विपश्यना में हर
एक दिन में हाँ। 1 घंटे का समूह ध्यान होता था। अच्छा। तो समूह जो सब भिक्षु थे तो यहाँ में समूह ध्यान, जो सभी भिक्षु एक ही साथ समूह ध्यान करें तो सभी का क्या एक वेव बनता है। जी हाँ। तो एक दूसरे में एनलाइटन होने में मदद करता है, एनलाइटमेंट होने में मदद करता है, मतलब तो दुख मुक्ति की ओर जाने के लिए मदद करता है। तो इस प्रकार से है ये गुफाएं। और ये जो गुफाएं आपको दिखाई दे रही है सब थेरवादी गुफाएं। देखें हमारे महाराष्ट्र में थेरवाद या फिर महायान पंथ का भी काम हुआ है। मतलब सबसे पहले जो गुफाएं बनी वो थेरवाद की बनी, उसके ऊपर बाद में महायान पंथ द्वारा शिल्प हम डिज़ाइन देखते हैं या फिर बुद्ध की मूर्तियाँ देखते हैं या फिर बोधिसत्व की मूर्तियाँ देखते हैं, उसका निर्माण हुआ है। बाद में फिर वज्रयान पंथ की शाखा आती है, वज्रयान पंथ में तारा है या फिर जो यक्ष यक्षिनियाँ उनका निर्माण किया हुआ दिखता है। लेकिन यहाँ पर हमें गुजरात में आमतौर पर थेरवाद बड़े पैमाने में था। और वेनसंग भी उल्लेख करते हैं, जहाँ जहाँ वेनसंग आए हुए, मालवा आए हुए, कच्छ आए हुए, वल्लभी आए या फिर ये सौराष्ट्र में आए, वो कहते हैं कि ज़्यादातर यहाँ पर थेरवाद था, गुजरात में यहाँ पर फॉलो किया जाता था उस समय। थेरवाद की जो मैं गुजराती में जानकारी दूँ तो थेरवादની હું કંઈક ગુજરાતીમાં એવી જાણકારી આપી। થેરવાદ એટલે સ્થિર, થેર આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ભાઈ થેર થઈ જાય, એટલે થેર થઈ જાય એટલે સ્થિર થઈ જાય। સ્થિર એટલે સ્થિતિ, જ્યાં તું છો ત્યાં જ ઊભો રહી જાય, ત્યારે આગળ પાછળ કંઈ જવાની જરૂર નથી, એટલે સ્થિરવાદી। એટલે સ્થિરવાદી જે મંતવ્ય છે એને પાલી ભાષામાં થેરવાદી કહે। એની માથે બુદ્ધિઝમમાં એક થેરી ગાથા પણ લખાયેલ છે। जी हाँ, थेरी गाथा का उल्लेख किया तो थेरी यहाँ पर एक वध माता थी आपकी गुजरात की 5वीं शताब्दी में, और एक वध नाम का यहाँ का बौद्ध भिक्षु था। उसने बहुत बड़े पैमाने में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भरूच से लेकर मालवा इस क्षेत्र में किया है। और थेरी गाथा में इसका उल्लेख है। जी हाँ, चलिए आगे और भी जानकारी लेते हैं। अभी हम यहाँ के सबसे पहले चैत्य की जानकारी लेने वाले हैं। यहाँ पर देखिए साइक्लोन आया था, जैसे हम चक्री बादल कहते हैं, उसकी वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। यहाँ पर नैसर्गिक आपत्ति के कारण पेड़ पौधे गिर चुके हैं और जो बड़े बड़े लाइट्स के खंभे हैं वह भी यहाँ पर इस सारे क्षेत्र में यानी कि सौराष्ट्र में गिरे हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। ये जो पहले यहाँ की जो गुफा है, ये जो चैत्य है, इस चैत्य को हम देखने वाले। चैत्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैत्य के सामने देखिए एक बड़ा हॉल था और हॉल के अंदर पीछे चैत्य था। चैत्य यानी यह प्रार्थना स्थल है बौद्धों का। यहाँ पर बौद्ध भिक्षु प्रार्थना किया करते। तो आइए यहाँ पर ये जो चैत्य है, इस चैत्य में यहाँ पर हमें एक स्तूप दिखाई दे रहा है। प्राचीन काल में इस प्रकार के स्तूप को प्रतीक के तौर पर देखा जाता था, यानी कि ये तथागत बुद्ध का प्रतीक समझा जाता था। देखिए यहाँ पर मैं जहाँ पर अभी खड़ा हूँ, यहाँ पर पूरी तरीके से आप नीचे देखिए, पूरे तरीके से जो चमगादड़ है यहाँ पर रहते हैं, ये पूरी विष्ठाओं से भरा हुआ क्षेत्र है और दलदल है। 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर दलदल है, यहाँ पर अंदर भी और जगह हो सकती है। यहाँ पर मिट्टी दब चुकी है और ये स्तूप देखिए करीबन 10 से 12 फीट का यह स्तूप है और स्तूप का कुछ हिस्सा ढह चुका है और स्तूप के अंदर भी हमें चमगादड़ बैठे हुए दिखाई देते हैं। और यह स्तूप जो है इसे दागोबा कहते हैं महाराष्ट्र में, और इस स्तूप में अस्थि रक्षा रखी जाती थी, यानी कि अरहंत बौद्ध भिक्षु यहाँ पर जो रहते थे, जो कि दुख मुक्त थे, उनकी यहाँ पर अस्थियां रखी जाती थी। और ये जो चैत्य है अभी इसकी हालत इस प्रकार की हो चुकी है। देखो यहाँ आप नज़ारा देख सकते हो, वो सामने की पहाड़ी में जैसे दूर दूर दिखा है वो सभी गुफाएं हैं। और यहाँ से हम ऊपर आने का रास्ता है, सीढ़ी वगैरह बना दे। यहाँ भी नीचे से ये पहाड़ी में से नीचे भी सभी गुफाएं हैं, यहाँ भी ऊपर ही गुफा है। यहाँ भी एक गुफा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे गुफा 1 है, कक्ष 2 है। देखो गुफा की हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई, थोड़ी टूट गई है गुफा। काफ़ी साल हो गए, काफ़ी सदियाँ हो गई इस गुफा की। और यहाँ गुफा तकरीबन गुफा हम देखिए तो 8 बाय 8 की गुफा है। यहाँ एक भिक्षु के बैठने का, एक ध्यान में बैठने का एक टेबल जैसा, जैसे एक टेबल जैसा बना हुआ है। यहाँ पे भिक्षु लोग बैठा करते थे। और गुफा बहुत बड़ी नहीं, 8 बाय 8 की है। और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ये गुफा भी ऐसी है। और यहाँ पे भी एक गुफा में बैठने के, एक कक्ष में, ध्यान कक्ष में बैठने के लिए एक टेबल जैसा, टूल्स जैसा कुछ बनाई हुआ है। और ये गुफा के 2 द्वार होंगे। और गुफा के द्वार में यहाँ पे आप देख सकोगे कि यहाँ पे एक पानी भरने की टंकी, जो पौड़ी बोलते हैं, जो अंडर वाटर टैंक जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पे बनी हुई है। तो वो ये वर्षा जो आती थी, जब बारिश होती थी, तो ये पूरी तरह से पानी की भर देते थे और 1 साल तक इसका यूज़ करते थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि यहाँ पे जो ये दीवार में छेद बने हुए हैं और छेद दिखाए, मैं आपको गुजारिश करता हूँ कि उस दीवार में और इस दीवार में यहाँ आप छेद देख सकते हैं और यहाँ छेद देखो और यहाँ पे जो छेद है और सामने यहाँ पे भी जो दीवार में आपको इसी तरह के छेद, जो चौकोनीय छेद है, यहाँ पे आप देख सकते हो चौकोनीय छेद, यहाँ पे जो चौकोनीय छेद देख सकते हो और नीचे आप एक बड़ा सा छेद देख सकते हो। तो इस हिसाब से इसका एक बहुत बड़ा गेट बना रहा होगा और रात में जो ये हिंसक प्राणियाँ आते होंगे जो उसके लिए ये गेट बना होगा और रात को और ज़्यादा बारिश ज़्यादा धूप में कभी कभार ये गेट बंद किए जाते होंगे। मंडप, इस मंडप के चारों ओर आप देख सकते हैं बैठने की जगह है। चारों ओर जहाँ गेट से एंटर हुए हैं वहाँ से लेकर चारों ओर जो बैठने की जगह है और इसकी छत पर भी देखिए किसी अच्छी तरह से नक्काशी की गई है और कितनी बारीकी से काम और कितना अच्छा काम किया गया है। अभी हम आए हुए हैं यहाँ के 26 नंबर गुफा में और ये 26 नंबर की गुफा एक प्राचीन काल का चैत्य है जो कि महत्वपूर्ण है बहुत ही। और इस प्रकार के चैत्य स्तूप हमें महाराष्ट्र में दिखाई देते हैं। इस चैत्य में आने के लिए शुरुआती में हमें यहाँ पर देखिए 2 पिलर दिखाई देते हैं एंट्री करने के समय पर और एक बीच में बड़ा सा स्पेस दिखाई देता है, एक मंडप दिखाई देता है। और इस चैत्य में एंट्री करने के लिए देखिए यहाँ पर अमूमन एक बड़ा डोर हुआ करता था, उस डोर वो लकड़ी का डोर हुआ करता था, उसके निशान यहाँ पर दिखाई देते हैं। और साइड में यहाँ पर खिड़कियाँ हुआ करती थी, यहाँ इसके दोनों हिस्सों में राइट और लेफ्ट दोनों जगह पर यहाँ पर खिड़कियाँ थी। उसके बाद हम चैत्य में एंट्री करते हैं और चैत्य में हम यहाँ पर यह हमें स्तूप दिखाई देता है सामने। और ऊपर देखिए आपको यू टाइप में यह आकार दिखाई दे रहा है चैत्य का, अमूमन वह यू टाइप में होता है और पीछे साइड में गजपृष्ठ आकार होता है, लेकिन यहाँ पर गजपृष्ठ आकार नहीं बल्कि प्लेन यू दिखाई दे रहा है। और ये इसकी फिनिशिंग देखिए, आज भी इसकी फिनिशिंग उतनी ही ताज़ा है, लेकिन यहाँ का पत्थर कमज़ोर होने के कारण यह जो चैत्य है, इसका चैत्य का हिस्सा बहुत सा ढह चुका है और यहाँ पर किसी भी प्रकार का शिलालेख मौजूद नहीं है कि यह जो प्राचीन बौद्ध गुफा है ये किसने निर्माण की है। और ये जो स्तूप हमें दिखाई दे रहा है, यह स्तूप बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे दागोबा कहा जाता है। इसके अंदर जो अरहंत बौद्ध भिक्षु जो कि दुख मुक्त थे उनकी अस्थियां रखी जाती थी। तो इस प्रकार का यह प्लेन और बहुत ही साधारण ऐसा दागोबा हमें यहाँ पर दिखाई देता है। इस प्रकार का दागोबा महाराष्ट्र की कई सारी प्राचीन बौद्ध गुफाओं में है, जो कि यह जो इसका सादापन और ये बहुत ही सरल रूप से बनाया गया था और इसको फिनिशिंग भी नहीं दी गई थी। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं यह जो स्तूप है ये शुरुआती दौर का है, यानी कि ईसा पूर्व 2री शताब्दी के दौर का ये स्तूप है और उस समय इसका निर्माण किया गया था, हमें ऐसे प्रतीत होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा स्तूप है। इसके साथ साथ यहाँ पर प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षुओं का बड़ा संघ रहा करता था जो कि तथागत बुद्ध के दुख मुक्ति का मार्ग लोगों को बताया करता था। तो ये चैत्य और स्तूपा है, इसके ऊपर भी बहुत सारे अवशेष रखने के लिए खोबनियाँ बनाई गई है। देखिए ये चैत्य। तो चलिए आज हमने इस प्रकार इस चैत्य की जानकारी ली है और आगे और भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम नीचे आए हुए हैं, नीचे भी हमें एक चैत्य स्तूप दिखाई दे रहा है और इस चैत्य स्तूप की जानकारी हम यहाँ पर हमारे साथ जिग्नेश चावड़ा सर है उनसे लेंगे। तो सर, आपके गुजरात में ये जो चैत्य स्तूप है इससे लोग क्या कहते हैं, या फिर लोगों को ये जानकारी है या नहीं कि यह स्तूप है? इसमें ऐसा है कि ज़्यादातर लोगों को इसकी जानकारी नहीं है कि ये अमूमन क्या है। हाँ। तो हमने नीचे देखा कि जो है बोर्ड में एक लिखा था कि शिवलिंग। हाँ। तो देखने से इसका आकार शिवलिंग जैसे है, लेकिन हाँ। ये शिवलिंग नहीं, ये स्तूप है जी। तो स्तूप कोई जानकारी हम अब देंगे तो बहुत ज़्यादा, कि काफ़ी लोगों को अभी पता ही है स्तूप के अंदर क्या है, लेकिन हम जानकारी दे दें स्तूप के अंदर बुद्ध के जो अस्थि धातु स्तूप के अंदर रहते हैं। तो जो क्या ईंटे का जो स्तूप बना होता है तो उसके अंदर बुद्ध के अस्थि धातु रहती है, इसलिए ऐसा स्तूप चैत्य में जो उसको पूरा है तो उसको चैत्य बोलते हैं। तो कभी भी देखते हैं इसके ऊपर गवाक्ष होते हैं, चैत्य गवाक्ष होते हैं, लेकिन अभी ये नहीं है, ये उकरने है। तो ये उकरने में देखा ये बहुत सिंपल है। तो अभी क्या ये गुफा का निर्माण किया तो अभी तो हालत ये जीर्ण हो गई है और ये चैत्य मंडप भी होगा, लेकिन यहाँ पे और एक मंडप नहीं है, एक स्तूप ही है। तो स्तूप मेरे ख्याल से 9 फीट ऊंचा होगा जी, और स्तूप तकरीबन 2200 साल
पुराना हमको लगता है। और हाल इसकी हालत देख के ऐसा लगता है कि बहुत खस्ता हालत हो गई है। अभी सरकार ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, आर्कियोलॉजी विभाग ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है। तो हम ऐसा चाहते हैं कि इसके ऊपर ध्यान दें और इसका रिनोवेशन करें और अच्छे से अच्छा और अच्छे से बेहतर बनाए। जी, तो इसे रिस्टोर किया जा सकता है, इसे अच्छे से बनाया जा सकता है। यहाँ के आपने चौकोनी आकार के पिलर देखे, उसे आर्कियोलॉजी विभाग द्वारा रिस्टोर करने की कोशिश की गई है। तो इसे भी रिस्टोर या फिर ऐसे केमिकल आते हैं उससे हम इसे रिस्टोर करके इसका मूल स्वरूप दे सकते हैं। तो वो यहाँ पर करना चाहिए और यहाँ पर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन का बोर्ड लगाना चाहिए। वहाँ पर बोर्ड आपने देखा लेकिन वो लोग पढ़ते नहीं या फिर लोग उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो एक बड़ा बोर्ड होना चाहिए और उसके ऊपर बौद्ध भिक्षुओं के चित्र या फिर उस काल के थोड़े प्रतीक अगर यहाँ पर देंगे तो लोगों को ज़्यादा समझने में आसानी होगी। तो यह अगर आर्कियोलॉजी विभाग द्वारा यहाँ पर हो जाए तो यह जो गुफाएँ हैं लोगों को पता नहीं है कि यह क्या है क्या नहीं। या फिर शिवलिंग वाला जो बोर्ड है वह यहाँ के पर्यटन विभाग ने लगाया हुआ है। पर्यटन विभाग खुद शिवलिंग ये वर्ड यूज़ करता है तो सामान्य लोग इसे क्या समझेंगे? सामान्य लोग इसे शिवलिंग समझेंगे। दरअसल यह गलत है। यह एक प्राचीन बौद्ध स्तूप है। बौद्ध स्तूप की पहचान इस प्रकार की होती है। यह बहुत ही अर्लीस्ट स्तूपा दिखाई देता है। ईसा पूर्व 2री शताब्दी का यह प्रतीत होता है। अभी हम इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं के दूसरे हिस्से में जा रहे हैं। अभी यहाँ पर हमारे साथ है प्रफुल्ल सर जो कि यहाँ के स्थानिक है या फिर यहाँ के सारे जो हमारे साथी हैं उनके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आइए चलिए। यहाँ से स्टेप बने हुए हैं, इस वास्ते हमको चढ़ने में काफ़ी आसानी है। और यहाँ पे एक और टंकी है। अभी रास्ता थोड़ा पथरीला है लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। एक और टंकी है पानी की। तो यहाँ पे देखिए कैमरा यहाँ घुमाइए तो आपको एक और पानी की टंकी दिखेगी। अभी बारिश का मौसम है तो यहाँ पे क्या थोड़े से पौधे वगैरह बढ़ गए हैं, इस वास्ते उसका हार्वेस्टिंग सिस्टम हमको पानी का जो पानी कहाँ से आते हैं दिख नहीं रहा है। और यहाँ पे देखो यहाँ सम्राट योगेश भाई ने आपको दिखाया है किस तरह से है। तो अभी सिस्टम आपको दिखा रहे हैं कि बौद्ध भिक्षु उसका इंजीनियरिंग किस तरह का था और किस तरह से वो पानी का संग्रह करते थे। और जहाँ जहाँ यहाँ आगे जाए तो ऊपर की ऊपर एक और काफ़ी बड़ी बड़ी टंकी दिखाए। यहाँ पे एक और टंकी है, देखने में छोटी लग रही है लेकिन है बहुत बड़ी टंकी। अभी इस टंकी को हम थोड़ा सा पानी निकाल के देखते हैं किस तरह का पानी है। अभी देखें इस तरह का एक बाउल है तो हम पानी को निकालते हैं। देखो बहुत ही अच्छा और बहुत ही शुद्ध पानी है। देखो पानी का हम ये धार करेंगे, किसी भी तरह का पानी में ख़राब नहीं है और बहुत ही शुद्ध पानी है। तो ये बहुत ही बड़ी टंकी है। अभी आगे देखते हैं, आगे और टंकी देखने को मिलेंगी।
चलो कैमरा दे दो। चलिए तो ये गिरेगा ना। देखिए ये गलत रास्ता, यहाँ से क्योंकि आपको उतरना है नहीं तो उल्टा रह के उतरिए। ऐसा पैर रखे उतरिए। काटे वाला झाड़ है सर, आराम से। नहीं वो टेंशन मत। काटे वाला झाड़ है, आराम से। काटे वाला झाड़ चलो आराम से। पण जी आ ऊपर नीचे नहीं जा से हमसे जो सर। वो सर आप उनको दे दो और जिगे सर आप उनको दे दो, वो घुमा के नहीं हो गया सर। इधर आराम सर, एक वो हाथ से दो हाथ से आप ये निकालो। सर आ जाता हूँ फिर मेरे को दे दो। आगे चलो, आप आगे चलो, पहले आगे चलो, वो पहले उससे संभलो। टीको मार दे यार, बस लेफ्ट एंगल आवड़ी जा रहे हो ऊपर जैसा। हाँ इधर सारा लास्ट